नमस्कार। अपने पर्सनल डेवलपमेंट के टेक्निक्स की बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और टेक्निक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस की। ये एरिक बर्ने ने 1960 के लगभग में ये एक तरह की साइकोलॉजिकल थेरेपी की बात की थी। एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल मेथड टू एनालाइज आवर थिंकिंग, our behavior and position to act, and even our feeling, that what we are feeling in certain condition। तो उसको पूरी तरह से अपने सोच को, अपने व्यवहार को हम लोग इसमें देख पाते हैं। इसका सबका विश्लेषण हो पाता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस के द्वारा, और फिर उसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और ट्रांजैक्शन एनालिसिस एक साइकोलॉजिकल मेथड है और मैनेजमेंट के टेक्निक्स के रूप में भी इसे माना जाता है। एंड व्हेन वी हैव गिवन द लर्निंग प्रोग्राम्स एंड द थिंग्स वी नीड इन पर्सनल डेवलपमेंट, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल के रूप में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को भी ट्रांजैक्शन एनालिसिस के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है। ये भी एक इसका स्कोप है। फिर दूसरी बात होती है कि जब कम्युनिकेशन हो, या फिर वो कम्युनिकेशन विद इन सेल्फ भी हो सकता है। हम अपने आप से भी जब बात करते हैं तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो टेंशन क्रिएट होता है, स्ट्रेस आता है। तो विद इन सेल्फ भी अपने कम्युनिकेशन को हम इस एनालिसिस के थ्रू, ट्रांजैक्शन एनालिसिस के थ्रू सुधार सकते हैं और अपने उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हुए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का निर्माण तब होगा जब कम्युनिकेशन में सेंडिंग और रिसीविंग, जो विद इन सेल्फ भी हो सकता है कि हम खुद हैं वो सारा, हम सेंडर भी हैं, रिसीवर भी हैं। फिर भी हम जब अपने आप से बात करते हैं तो कई बार हम खुद के जद्दोजहद में फंस जाते हैं, और कई बार एक दूसरे की जो विपरीत विचारधारा हमारे बीच में आ जाती है, हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन है एनालिसिस, उसमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस का रोल अहम हो जाता है। और इसी तरह से हम जब बाहर किसी से भी बात करते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का माध्यम में ट्रांजैक्शन एनालिसिस हो सकता है। और इवन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन स्किल में चाहिए, वो हमको ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बाद प्राप्त हो सकता है कि हम संप्रेषण में, आपस में बात करने में भी प्रभावी हो सकते हैं। तो इसको एनालाइज करने के लिए वो 3 तरह के ईगो स्टेट बताते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि इस पर गौर करना क्यों ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेशन को, जब कम्युनिकेशन हमारा किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाए तो उसके लिए वो कारण देते हैं कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स हमारे लिए बहुत ही एक तरह से टाइम टेकिंग, और ब्रेकडाउन्स के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमारे लिए बैरियर का काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स को एक स्टडी भी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से आपका कम्युनिकेशन किसी तरह से भी नेगेटिव रूप ले ले, या टूट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, या फिर आप प्रभावी रूप से किसी मामले में उसे समझा नहीं पाए, या कम्युनिकेशन कहीं से भी इस तरह से रुक जाए और आपस का वार्ता विवाद में कन्वर्ट हो जाए, तो कहा जाता है कि एक कम्युनिकेशन के नेगेटिव रूप लेने से कम 5 कम्युनिकेशन और चाहिए उनके बीच में। आपस के कम्युनिकेशन, 5 कम्युनिकेशन ऐसे ज़रूरत पड़ती है ऑन एन एवरेज, जिसके तहत वो फिर से कायम हो पाता है। तो एक नेगेटिव कम्युनिकेशन या एक नेगेटिव वार्ता विवाद के चलते, कॉन्फ्लिक्ट के चलते और ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत के लिए मेहनत चाहती है। तो अगर हम लोग पहले से ही ट्रांजैक्शन एनालिसिस के थ्रू इसको समझ जाएं तो जाहिर है कि हम लोग उस तरह के श्रम से और उस तरह के विवाद से बच सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए 3 तरह के ईगो स्टेट बताए हैं कि किसी व्यक्ति में 3 तरह के ईगो स्टेट होते हैं।
एक तो वो पेरेंट का ईगो स्टेट है, दूसरा एडल्ट और तीसरा चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड जो हैं वो पास्ट में रूटेड होते हैं, अपने प्रीवियस जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जो पहले की चीज़ें हैं वहाँ से इनका लिंक होता है। जबकि एडल्ट वाला जो स्टेज है, एडल्ट वाला जो ईगो स्टेट है, वो अभी तत्काल प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, प्रेजेंटली लिंक होता है। तो हम लोग फर्स्ट जो बात करें कि पेरेंट वाले में, तो दो तरह के फीलिंग इसमें आते हैं एनालाइज करें तो, कि एक तो नर्चरिंग पेरेंट होते हैं जिनमें उस तरह की सपोर्टिव फीलिंग आती है, हेल्पिंग फीलिंग आती है और केयरिंग की फीलिंग आती है, लविंग पेरेंट्स की बात आती है। तो वो फीलिंग अगर व्यक्ति में कम्युनिकेशन के दौरान आता है तो वो नर्चरिंग पेरेंट के रूप में व्यवहार करता है। और वैसे ही कम्युनिकेशन का जो पेरेंट का दूसरा स्टेज होता है कंट्रोलिंग पेरेंट का है, जिसमें डांटने का बिहेवियर शामिल है, जिसमें वो कमांडिंग अथॉरिटी के रूप में होता है, पनिशिंग होता है, सजा दे सकता है, और सेंसरिंग उसका होता है, कई चीज़ों को रोकता है। तो ऐसे कंट्रोलिंग पेरेंट का भी काम कर सकते हैं कम्युनिकेशन के दौरान लोग। तो जब वो उस तरह का एटीट्यूड भारी हो जाए, उस तरह का एटीट्यूड जब डोमिनेंट हो जाए, तो इस तरह से पेरेंट ईगो स्टेट में दो तरह का आप एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आता है एडल्ट का स्टेज जो प्रेजेंटली लिंक है। तो उसमें है कि किसी भी सिचुएशन या घटना को वो फील करना, सीधे सीधे उस घटना को समझना और समझकर उस घटना को का विश्लेषण, उस घटना की समस्या, उसके जितने भी तथ्य हैं उन पे सीधे सीधे बात करना विदाउट न्यूमरस इमोशनल ट्रिगर्स और विदाउट लॉट ऑफ इमोशनल ट्रिगर्स। मतलब कि बिना संवेदनाओं के तथ्यों पर आधारित बात करके जो स्टेज को समझने की बात आती है कि हम किसी चीज़ को, किसी बात को किस तरह से डायरेक्टली लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़े होते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं और कैसे तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। और उसमें ये हो सकता है कि हम किसी से किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए समस्या के बारे में पूछे तो क्यूरियोसिटी आ सकती है। और उसमें फिर एक दूसरा जो एडल्ट का ये नेचर हो सकता है कि वो क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए बाकायदा पॉजिटिव रिस्पांस भी दे सकता है। तो एडल्ट या मैच्योर बिहेवियर जो, इसको आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं कि तथ्यों पर आधारित सारी बातें होंगी। फिर आता है चाइल्ड ईगो स्टेट। तो जो चाइल्ड ईगो स्टेट की जो का एनालिसिस आप दो तरह से इसमें भी कर सकते हैं कि दो तरह के चाइल्ड हो सकते हैं। एक जो नेचुरल बिहेवियर है चाइल्ड का, जो क्यूरियस होगा, जो क्रिएटिव होगा और ओपन लविंग होगा, जो खुले विचारों का होगा, उस तरह का भावना जो बच्चों में दिखता है नेचुरल रूप में। और एडप्टिव चाइल्ड का बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है कम्युनिकेशन में। उस तरह के भी बिहेवियर आते हैं जिसमें गिल्ट फीलिंग की बात आएगी, एनवियस होगा, ईर्ष्या की भावना आ सकती है। मतलब ये है कि इस फीलिंग के बच्चे जो होंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो एक तरह से वो बैरियर का काम करेंगे, वो बाधा बन सकते हैं कम्युनिकेशन में। और ये फॉर्म जब देखने को मिलता है तो इनसे मैंने वो जैसे सिचुएशन में होते हैं वो चीज़ों को उस तरह से उस ढंग से देख लेते हैं जो मतलब नैरो माइंडेड जो संकीर्ण भावना होती है उस पर वो बात करने लगते हैं। कम्युनिकेशन में जब इस तरह की भावना आ जाती है, जबकि जब हम किसी भी बात का उस तरह का गलत मतलब निकालें और अपने ग्रुप में या अपने ही सारे चीज़ों को लेके हम पूरी तरह से हीन भावना से ग्रसित हो जाएं, इस तरह की फीलिंग अगर आ जाए तो आप एक तरह से एडेप्टिव चाइल्ड के कंडीशन में चले गए हैं। तो ये ईगो स्टेट पे बात करते हुए वो आप बात करते हैं कि कैसे आप एक पेरेंट के रूप में कभी बिहेव कर सकते हैं जब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो कभी किस तरह से एडल्ट के रूप में आपको बिहेव करना है। जैसे कि एक कम्युनिकेशन से आपको पता चलता है कि आपसे बात करने वाला आप चाहता है कि आप
केयर करें, उसके बात को सपोर्ट करें, सपोर्टिव रोल अदा करें। और वो केयरिंग की जब अपेक्षा रखता है, एक्सपेक्ट करता है, मतलब वो चाइल्ड मोड में है और पेरेंट मोड में आपको चाह रहा है, तो जाहिर है कि आप अगर उसे समझते हैं तो तुरंत केयरिंग या सपोर्टिंग फीलिंग एहसास कराते हैं, उसके बात को सपोर्ट करते हैं। तो वो जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है और ऐसा कम्युनिकेशन पॉजिटिव हो जाता है, सब कुछ ओके हो जाता है। लेकिन यही नेगेटिव रूप में देखिए कि कोई आपसे केयर चाहता है, सपोर्ट चाहता है, लेकिन आप बोलते हैं कि यू गो टू द रेस्ट एंड यू वांट टू टॉक टू सम अदर, और वो सपोर्ट उसको वहाँ नहीं मिलता है, तो वो कम्युनिकेशन वहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपस का जो संवाद है वो विवाद का रूप ले लेता है, और वो आपसे जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिलता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन में एक तो आप बोलते समय व्हाट डू यू वांट टू से, जैसे कोई कहता है कि आप क्या इस विषय में करना चाहते, मतलब देयर इज एन एक्सपेक्टेड आंसर फ्रॉम दैट पर्सन। माने अगर हम पूछते हैं किसी से तो उससे हमको एक्सपेक्ट है कि वो ये बोलेगा। तो इस तरह की भावना जो कम्युनिकेशन में समझ पाते हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं। फिर एडल्ट रूप में अगर कोई दिखाता है कि इस प्रॉब्लम की क्या समस्या किस तरह से हम ले सकते हैं, और ये आपसे कुछ पूछता है और आप उसको फिर एकदम मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन इस तरह से हो सकता है, देयर मे बी पॉसिबिलिटीज। आप उससे विश्लेषण करते हुए बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है दैट यू आर सीरियस इन द कम्युनिकेशन, यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग इन अ मेच्योर एंड एडल्ट वे। तो एडल्ट कम्युनिकेशन ये क्लियर हो जाता है। लेकिन वैसे जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है, आप अगर सामने वाला चाइल्डिश मोड में चला जाए और ये सोचे कि उसको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाए, या ये सोचे वो कि नहीं ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो साफ तौर पे ये शो करता है कि ये हमको ये बताने के लिए कि मुझे आपसे ज़्यादा आता है, या फिर इस तरह की भावना कुछ आ जाए, तो जाहिर है कि इस तरह जो होगा वो बैरियर का काम करेगा, विवाद स्थापित होगा। तो ऐसे एनालिसिस के थ्रू उन्होंने समझाया कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस का पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत महत्व है। अगर आप सब कुछ समझते हो और आपको ये आप में ये क्षमता है कि आप समझ सकते हैं कि कौन सा किस तरह का बिहेवियर कौन से कम्युनिकेशन में शो किया जा रहा है, किस तरह का फीलिंग आ रहा है, किस तरह थिंकिंग हो रहा है, और कैसे हम एक्ट करें। तो ये एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के कम्युनिकेशन स्किल में भी, एंड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इवन बिटवीन द पर्सन्स। क्योंकि टीचर स्टूडेंट का ही जैसे लेट वहाँ भी ट्रांजैक्शन मोड की बात है, आपस का जो क्लोज रिलेशन पेरेंट चाइल्ड के बीच की बात है, तो वो सब एंड फ्रेंड इवन, तो वो सारे ट्रांजैक्शन जो आपस में होते हैं उन सब का जो सही रास्ते पर लाया जा सकता है अगर हम इसमें मैच्योर हों और इसको समझते हो। फिर इसके बाद कौन सा टेक्निक हो सकता है, तो एक टेक्निक है एफर्मेशन। अगर हम एफर्म हो जाए, सेल्फ एफर्मेशन में ऐसा प्रतिज्ञा ले लें कि हमको ये करना ही है, तो वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आधार बनता है। जैसे अगर हम ये चिन्हित कर लें कि कोई भी बाधा आ जाए, हमको किसी भी तरह से ये अपने इफेक्टिव टीचर बनना है, या समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, और हम अपने जीवन को व्यर्थ ऐसे स्वार्थ में सेल्फिशनेस में नहीं लगाएंगे, तो जाहिर है कि हम उस प्रतिज्ञा के साथ न्याय करते हुए और कुछ न कुछ बेहतर करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पर्सनल डेवलपमेंट में सेल्फ अफर्मेशन का बहुत महत्व है। सेल्फ स्टीम एक टेक्निक हो सकता है। अगर आत्मसम्मान हम चाहते हैं तो भी हम पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आत्मसम्मान की बात है। हमारी पर्सनालिटी दूसरों से अलग दिखेगी, इफेक्टिव दिखेगी, और हम ये भावना हम में रहेगी कि आत्मसम्मान बहुत बड़ा बात है, तो हम उसके लिए भी कार्य करेंगे। और टेक्निक्स जो हम देख सकते हैं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक कहा जाता है, जिसमें हम किसी को भी देखने का वो नज़रिया जो होता है वो हमारा पॉजिटिव और क्रिएटिव होता है, और हम संकलन करते हैं सारी चीज़ों का सचित्र रूप से कि क्या क्या इसमें नया भी हो सकता है और यूज़फुल हो सकता है। हर चीज़ में, हर तरह के कार्य में, हर तरह की परिस्थिति में ये नोटिस किया जाता है, ये देखा जाता है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन
हमारे लाइफ को एक अलग दिशा और सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट के ये सारे टेक्निक्स और इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स दिए हुए हैं, आप सब पर विचार कर सकते हैं और इन सब को अपने जीवन में उतारकर एक शिक्षक को भी अगर ये सारे टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में एक सफल व्यक्तित्व के साथ वो व्यक्ति नजर आता है। एक शिक्षक अपने बाकी सारे शिक्षकों के साथ एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ अगर वो अपने क्लासरूम में भी नजर आएगा, स्टूडेंट के लिए एक आदर्श साबित हो सकता है, फैकल्टी में भी वो इसका बेहतर रूप सामने आएगा। तो इस तरह से पर्सनल डेवलपमेंट के सारे गोल अचीव हो जाते हैं। फिर नज़रिया, जो पहले भी बात की गई थी, नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड जो हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में भी वही है कि वैल्यूज़ के साथ जुड़े हुए अगर आप हैं और सब कुछ अगर सही भावना के साथ करते हैं तो आपका वो गोल वास्तव में सार्थक गोल है। अगर टीचर स्टूडेंट की भावना में वो संस्कार न रहे टीचर के प्रति या फिर वो वैल्यू न रहे, तो उसी तरह से टीचर स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन की बात हो या टीचर स्टूडेंट के बीच में जो बराबरी का बात हो, अगर वैल्यूलेस बात हो, तो जाहिर है कि इससे फिर पर्सनल डेवलपमेंट का वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा और पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। तो हम लोगों को ये सब रोकने की ज़रूरत है और उसको रोकने के लिए अपने व्यक्तित्व में वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में पॉजिटिविटी को लानी पड़ेगी। और किसी शिक्षक में, जैसे शिक्षक में कंपटीशन की ऐसी भावना है, कट थ्रोट कंपटीशन है कि वो अपने आप को मिशन या शिक्षण के जो सबसे बड़े रूप है, संस्कारी रूप को नहीं देख पा रहे हैं। और गुरु जो अंधकार को दूर करने वाला माना जाता था, उसमें वो स्टूडेंट के साथ, छात्र में विद्यार्थी के साथ मिलकर कुछ ऐसी बातें करते हैं दूसरे टीचर से संबंधित या फिर दूसरे टीचर के लिए अगर किसी तरह का दुर्भावना की बात आती है तो फिर सारा का सारा पर्सनल डेवलपमेंट का गोल धरा रह जाता है। तो वो टीचर की जो आज रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, उसका भी एक कारण है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे हैं। और पर्सनल डेवलपमेंट को टीचर को अगर प्राप्त करना है एक इंस्टीट्यूशन में या फिर पूरे समाज में, तो वो बड़ी जो बात है और अच्छी भावना जो है वो लेके आनी होगी कि किसी के खिलाफ राजनीति का काम शिक्षक का नहीं है, बल्कि अपने एक के साथ विन विन सिचुएशन में सबको आगे बढ़ाना और छात्र छात्राओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप, उनको भी आगे बढ़ने की शिक्षा देना, संस्कारी शिक्षा देना। और स्टूडेंट के लिए है कि वो किसी भी ट्रैप में न आकर अपने शिक्षक या टीचर्स के प्रति वो सारी अच्छी भावनाएं रखें और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रति अगर दुर्भावना नहीं रखेंगे तो वो गोल लक्ष्य जो है पर्सनल डेवलपमेंट के, वो तुरंत अचीव होंगे और वो प्रभावी रूप से अचीव होंगे, जिससे पूरा समाज जो है प्रकाशित होगा और उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद।